कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरे लोगों के लिए वही जान से ज्यादा प्यारी होती है। ऐसे ही एक चीज के बारे में मुझे उस वक्त पता चला जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरबी औरतों को खुद ये करते अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और अब वो शादी करवाने के लिए अपने देश आया था। ये रिश्ता हमारी एक जानने वाली ने करवाया था और मेरे पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे उसका सामान बांधने को कहा क्योंकि उसकी वापसी का समय आ गया था। अब उसे वापस सऊदी अरब जाना था और ये सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता ही गुजरा था और शफी वापसी की बात कर रहे थे। मैंने अपने पति शफी से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो अभी एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती थी। फिर मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मजबूरी है, मेरी वहां जॉब है और मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो वो 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही इसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने का कहकर शफी बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फटकरी देखकर मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे, ये तो बहुत सारी है। इस तरह तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर तुम्हें अलग से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे यहाँ की तरह गंदा पानी आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही पानी के कूलर में फटकरी घुमाकर निकाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े। वो कहने लगे कि ये तो हमारे इलाके में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वहां तो एकदम साफ पानी पीने के लिए मिलता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही करती हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि वहां इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें फटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। तकरीबन हर सऊदी औरत के घर ये जरूर मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापसी पर फटकरी लेकर जाता हूँ। शफी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हमारे यहाँ तो हर दुकान पर ही फटकरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरी परेशानी फटकरी नहीं बल्कि शफी की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए शफी से कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत ही की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे और परेशानी हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलवाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी कि ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामेबाजी कह दिया था। उनका कहना था कि वो भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। शफी मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता मैं खूब रोती और उनकी माँ फोन पर भी उनसे मेरी बहुत बुराइयां करती। वो इन सब बातों से तंग आ गए थे और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वो मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर यहाँ मैं खुश हुई और वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर ली। मैंने शफी से पूछा क्या आपके लिए भी कोई सामान लेकर आऊं? शफी ने मुझे भी अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। ये सुनकर मैं हैरान हुई। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था, ऊपर से 15 किलो फटकरी और रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन के लिए अलग से पैसे देने पड़े। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतनी सारी फटकरी का यहाँ सऊदी औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शफी को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो या नहीं। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं इस मिलन के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन न जाने वो किसको दे आए थे। वापसी पर इनके पास बहुत सारे पैसे थे। वापसी पर वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए
मुझे इस बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला और ना ही याद रहा कि वो फटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। शफी की मोहब्बत में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शफी ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाला 1 महीना मैंने अपने पति के साथ बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें और यहाँ रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा, बेहतर यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। शफी की ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके बगैर वहां मेरी क्या जिंदगी है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को ये कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वैसे भी मैं वहां जाकर क्या करूंगी। वो कहने लगे कि यहाँ खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपनी माँ बहनों का खर्चा भी उठाना है। माँ लगातार पैसों का कह रही है और तुम्हारे यहाँ आने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराजगी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अकेले वहां जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर शफी कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम क्या नौकरी करोगी। बहुत सोचने के बाद मैंने शफी से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। शफी को मेरी बात मजाक लगी थी, लेकिन मैंने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर काम तलाश कर लिया था। 1 महीने में मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहां ज्यादातर हिंदुस्तानी फैमिलीज रहती थी और इस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। अरबी औरतों ने मुझे खाना पकाने के काम पर रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिलीज ने मुझे बताया कि अरबी लोग हिंदुस्तानी लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और हिंदुस्तानी औरतों को खाना पकाने के लिए रखना उनको बहुत पसंद है। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे सिर्फ खाना पकाने के लिए ही अच्छे खासे रियाल मिल रहे थे, जिसमें मैं आसानी से अपने पति के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्स भी किए थे, जिसमें अरबी और ब्रिटिश खाने भी सिखाए जाते थे और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे पति घर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों के घर में खाना पकाने के लिए रख लिया गया है, तो मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गए और कहने लगे कि तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। शफी ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने शफी के दिल को मोम कर दिया। वो अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास शफी पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही थी, इसलिए वो मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोना डाला कि शफी ने मुझे काम करने की इजाजत दे दी। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहां हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी से शफी के गले में अपनी बाहों को डाला और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन शफी ऑफिस से जाते हुए कहने लगे, अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें संतुष्ट करा दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम खत्म किए और फिर वो मेरी पड़ोसन मुझे उन अरबी औरतों के घर ले गई। घर क्या था, वो तो आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरानी रह गई थी। दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी थी। उन्हें हिंदी बोली समझ नहीं आती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने किचन में एक अजीब बात देखी कि एक बहुत बड़े डब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरा पति और मैं हिंदुस्तान से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने उन फिटकरी के साथ क्या किया था। ये अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का करती क्या है। लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और नौकर थे वो सब अरबी थे। वहां इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और शफी पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है कि अरबी औरतें फटकरी का क्या करती है। मैंने इन्हीं सोचों में गुम 2 घंटों में खाना तैयार कर दिया। फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहां भी मैंने बिल्कुल यही चीज देखी। इनकी किचन में तो पहले वाली से भी ज्यादा फिटकरी थी। अब तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर ये माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन किचन में आई और इसमें से एक फिटकरी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढककर रख दिया। पता नहीं उसने उसमें कौन सा तेल मिलाया था, मुझे पता नहीं चल सका था। उसका अंदाज छुपाने वाला था, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और शफी के घर लौटने से पहले ही मैं घर लौट आई थी।
खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए मुझे ये काम बिल्कुल भी भारी नहीं लगा था। शाम को शफी घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल पूछे। मैंने उन्हें संतुष्ट कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहे तो मेरी सारी सैलरी अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर शफी हल्के से मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि ये सब मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। शफी रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। ये पहली बार था जब मैं इतने सुकून से इनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि शफी मुझे वापस भिजवा देंगे। शफी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में जंगल के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब देख रही थी। शफी मुझे कुछ खरीदारी करवा रहे थे कि शफी का ऑफिस का दोस्त मिल गया और उसके साथ भी थी। उन लोगों ने हमसे बहुत ही अच्छे व्यवहार से बात की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मुझे और शफी को अपने घर अगले दिन रात के खाने को कह दिया। वो लोग अरबी थे, लेकिन उनकी हिंदी भी काफी अच्छी थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर शफी ने ये दावत स्वीकार कर ली। इस दावत के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने उन दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। शफी ये कहकर गए थे कि वो जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। शफी के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए। उनके दोस्त और उसकी पत्नी ने बहुत ही खुशी से हमारा वेलकम किया और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था, जिसे देखते ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। शफी के दोस्त की पत्नी का नाम सलमा था। वो किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त मेरी नजर एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थैली पर पड़ गई। एक बार फिर मेरे दिल में ये सवाल उठ गया था कि आखिर ये अरबी औरतें फिटकरी का करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछ लेती हूँ, मगर सलमा से पूछने में मुझे झिझक भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। उसका ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा न गया तो मैंने उसी से पूछ लिया कि ये फिटकरी यहाँ क्यों रखी हुई है और इतनी सारी फिटकरी का आप क्या करेंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी की थैली उठाकर कैबिनेट में रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मजेदार खाना पकाया था। दावत बहुत अच्छी रही थी। हम लोगों से अनुमति लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में फटकरी वाली बात ही चलती रही थी। शफी ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने शफी को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिनों के घर में फिटकरी के बड़े डब्बे देखे थे और आज सलमा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये अरबी औरतें करती क्या है। मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे इन अरबी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरे माँ बाप अक्सर मुझे फोन करते थे। जब से मैं शफी के पास आई थी मेरी माँ को सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन माँ को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था कि फटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जाता है। ये बात मेरे लिए एक हैरत वाली थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की फिक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा बहुत ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं पड़ता था। 2-3 सब्जी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पकती थी। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन शफी ऑफिस से लौटे थे तो मेरे हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ और तुम्हें फटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबी औरतें नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फटकरी का इस्तेमाल उनके पूर्वजों से चला आ रहा है और वो इस राज को अपने तक ही रखना चाहती है। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शफी की बात सुनकर मुझे और जिज्ञासा होने लगी और आखिर फटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। शफी कहने लगे कि हर जगह के अपने अपने रस्म और रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज अपने अपने होते हैं।
तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो हिंदुस्तान में नहीं होती, और जो चीजें हिंदुस्तान में होती है वो यहाँ नहीं होती। इसी तरह फटकरी का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया जाता है वो बिल्कुल ही अलग है, जबकि अरबी औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का ही फायदा हासिल करती है, जो हैरान करने वाला है। और अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाए तो हर घर में ही फिटकरी का ढेर नजर आएगा। मैंने सफी को घूर कर देखा और कहा कि अब आप बता भी दें और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर सफी ने मुझे ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। अपनी 22 साल की जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ये इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से सफी से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? सफी कहने लगे, हाँ बिल्कुल, ये बात मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने ये मुझे सारी बात बताई है। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं हिंदुस्तान से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास तरह का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ चीज मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है और इस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फटकरी को इस तेल में कई दिन तक रख दिया जाता है और उसके बाद रोज रात को इस तेल वाली फटकरी को पीस कर यूज किया जाता है। अरबी औरतें हर रात इसे अपने पेट और नाभि में लगाती हैं और इनका मानना है कि इस तरह उनके यहाँ बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फटकरी का पाउडर इस्तेमाल करती है उनके बेटे ही पैदा होते हैं। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई शफी ने ठीक कहा था। अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब इस टोटकों को यूज करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती हैं। मेरी बात सुनकर शफी कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वो बेटे पैदा करने के लिए कोई टोटके इस्तेमाल कर रही है, खासकर अरबी औरतें। शफी की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब ना ही फटकरी है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर शफी हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शफी की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटे की ख्वाहिश नहीं की थी। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिनी उम्मीद से हो गई थी। मैं खुद ही उनका ख्याल रखने लगी थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों मालकिनों ने बेटों को ही जन्म दिया था। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई असरदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी ऊपर वाले ने मेरी झोली में एक बेटा डाल दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीकों पर तदबीर करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें बस ऐसी ही एक तदबीर इख्तियार कर रही थी। मैं ये बात तो नहीं जानती कि कितनी अरबी औरतें इस फिटकरी और तेल के टोटके को जानती हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा ज्यादातर अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके यूज करते हैं या फिर आपने भी अरबी औरतों के इस फिटकरी के टोटके को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या बेटा ही जरूरी है? अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्या आपके यहाँ भी बेटे पैदा करने के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।